ईयर 2024 एंडिंग, कुछ कोई सेंटिमेंट कुछ शेयर करना चाहें या अभी अभी एंड नहीं फिलहाल हो रहा नहीं? है, एक दिन रहता है। अच्छा। तो आखिरी दिन सेंटिमेंट शेयर करेंगे चलें, ठीक है। क्योंकि अभी तो नहीं खत्म हुआ। आप काफी हैपनिंग ईयर था वैसे। काफी हम्म, इस पे करेंगे बात। हम्म। अभी फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, हाउ डू यू सी दिस देखिए, ये जो आप सिचुएशन? सवाल आपका ना, एक जनरल सवाल है। हम्म। आप मुझसे स्पेसिफिक पूछें कि आपके दिमाग पे या आपके दिल पे क्या है अफगानिस्तान के हवाले से जो आपको समझ नहीं आ रहा, या पूरी जनरेशन है ना। हम्म। अगर मैं ये इस पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस मामले पे जो आज है इस पे बात करें तो 45 साल पहले से बात शुरू करनी पड़ेगी हमें। तो पूरी दो जनरेशन मैं तो समझता हूँ जिनको कुछ नहीं पता कि अफगानिस्तान के साथ हमारी हिस्ट्री क्या रही है पिछले 50 साल में। तो थोड़ा अगर स्पेसिफिक हो जाए तो हम इसको अच्छा आगे लेके चलेंगे। हमारी जो अभी की जो पॉलिसी है, आप इसे कैसे रीड करेंगे? क्या सारे वो जो आपने 45 साल का जिक्र किया, ये उसी का एक तसलसल है? क्योंकि हमने देखा है कि बीच में मुज़ाकरात वाली एक डायलॉग वाली पॉलिसी भी बनी है, और उस दौरान ये कहा जाता है कि शायद अमन भी था। हम्म। आई डोंट नो कितना अमन था कितना नहीं था। तो क्या कुछ खराबी हुई है उस पॉलिसी के अंदर, या ये नहीं, देखिए, ये एक तसलसल ही हमारी है? हमारी पॉलिसी जो अफगानिस्तान की तरफ है ना, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और बदलती रही है। और ये हमारे इस पूरे खत्ते का ये मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अफगानिस्तान का भी यही मसला है। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था, वाहिद मुल्क, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। जब पाकिस्तान बना है ना 1947 में, तो एक मुल्क दुनिया में जिसने तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान था। उससे पहले भी हिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं रही कोई इतनी। खैर, लेकिन एक मुस्लिम मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क हैं, तो पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो एक ऑटोमेटिक या नेचुरल अलायंस पाकिस्तान का अफगानिस्तान से, ईरान से होना चाहिए, दोनों मुसलमान ममालिक हैं। लेकिन समहाउ हमारी माजी की पॉलिसीज़ की वजह से वो अच्छे ताल्लुकात नहीं बन सके। और फिर एक बड़ा मसला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है ना, वो ड्यूरेंट लाइन का है। ये ड्यूरेंट लाइन जो है, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लगाई थी, और उस वक्त के बादशाह ने अफगानिस्तान के इसको एंडोर्स किया। बाद में भी ये एक रहा, सेटल्ड इशू रहा। लेकिन फिर पाकिस्तान बनने के साथ ही ये मसला दोबारा उठ खड़ा हुआ। और उसमें यह था कि अफगानिस्तान कहता था कि हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम नहीं करते। अब ये जो एक नया उनका पॉइंट था ना, उसके साथ अगर आप पिछली सदी में जाएं तो 1917 में जो रशिया का जो रेड रेवोल्यूशन आप कह लें उसे, जो सोशलिज्म कम्युनिज्म शुरू हुआ रशिया से, उसने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को सबको ले लिया। और बॉर्डरिंग अफगानिस्तान जो यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, अब तो सिर्फ रशिया ना, तो वो अफगानिस्तान तक थी उनकी बॉर्डर। तो अफगानिस्तान पे बहुत इन्फ्लुएंस आया कम्युनिज्म का। और फिर ऐसा हुआ कि 1978 या 79 में, 78 या 79 में यूएसएसआर की फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई। वहां से ये जो मॉडर्न हमारा जो प्रॉब्लम है ना, मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न एज का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये 45 साल पहले शुरू हुआ। उसमें जब वो अफगानिस्तान पे कब्जा किया यूएसएसआर ने उस वक्त के, तो पाकिस्तान में उस वक्त ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्हें लेजिटिमेसी चाहिए थी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने खैर जो जिहाद उस शुरू वक्त कर के जो दिया। मुजाहिदीन थे, जिसमें से एक आज भी जिंदा हैं, गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद, और ये पाकिस्तान में होते थे, और बहुत सारे और भी थे। ये पाकिस्तान में होते थे क्योंकि ये मुखालिफ थे कम्युनिज्म के। और पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी इनको सपोर्ट करता रहा, इनको पनाह दी। और अफ़गानिस्तान हमारे मुखालिफ लोगों को पनाह देता था। बलूचिस्तान के जो कबायली सरदार थे अफ़गानिस्तान, उनको पनाह देता था। जो ANP अवामी नेशनल पार्टी के बादशाह खान और सर, तो इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे काबुल के। तो एक एक लो लेवल टसल दोनों ममालिक के दरमियान चलती रहती थी। उसके बाद जो है ना, ये कि नया चैप्टर शुरू, नया फेज शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है। वो ये था कि एक तरफ ये जंग शुरू हो गई, जिसको फिर CIA आ गई, उसमें अमेरिका आ गया, पूरा वेस्ट आ गया, दूसरे मुस्लिम ममालिक आ गए जो वेस्टर्न एलाइज थे, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और UAE। इन सब ने मिल के इस जंग को कुफर और इस्लाम की जंग बना दिया।
जो कि इन वे खाना जंगी थी, और जाहिर है रशिया ने कब्जा किया हुआ था, रशिया की फौज वहां थी, उसको तो निकालना था, लेकिन उसको यहाँ पे बेचा इस तरीके से गया कि जो, और हमें भी ये स्कूल कॉलेज में हमें याद है कि हमें ये कहा जाता था कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो सुरखे हैं, इनका खुदा पे यकीन नहीं है, एथियस्ट हैं, खुदा पे यकीन नहीं है, ये खुदा को नहीं मानते, इसलिए काफिर हैं, तो इनके खिलाफ जिहाद जायज है। तो क्रिश्चियंस और जूस जो हैं वो खुदा पे यकीन रखते हैं, तो वो और तरह के काफिर हैं, ये और तरह के काफिर। तो ये इसको जिहाद बना दिया गया बिटवीन इस्लाम एंड कुफर। अच्छा, अब वो जो जब जिहाद शुरू हुआ ना, उसमें पैसा बहुत आ रहा था, जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग बहुत अमीर हुए, बहुत ब्लैक मनी आई, ड्रग मनी आई। तो इसलिए ये एक वॉर जो थी ना, ये एक इंडस्ट्री बन गई अफगानिस्तान के अंदर वॉर, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी अफगानिस्तान के लोगों के बहुत सरदार जो थे और जो वॉर लॉर्ड्स थे, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अभी भी गल्फ में बहुत प्रॉपर्टीज, वॉर इकोनॉमी बन गई। तो उस वजह से ये पहले वो चलता रहा 15-20 साल, उसको बाद वो वहां से निकला रशिया, तो फिर सैनिटी शुड हैव प्रिवेल्ड। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के अंदर इतना कल्चर बदल चुका था, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ा दिया गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, लोगों को जिहाद की तरफ इतना माइल कर दिया गया कि फिर कश्मीर की बात शुरू हो गई। और शायद डॉलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे, डॉलर्स बहुत अच्छे आ भी चुके थे, और फिर एक आपने पूरी की पूरी नस्ल को आपने उसे इंडोक्ट्रिनेशन कर दी इस तरफ कि जिहाद जो है वो हमें करना है, और इस तरह प्रॉक्सिस करना है। देखें, ये प्रॉक्सी वाला इशू जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं वियतनाम की मिसाल दूंगा यहाँ पे कि वियतनाम की अमेरिका से जंग रही है, और वियतनाम की कौम लड़ी अमेरिकियों से, और उन्होंने अमेरिकियों को शिकस्त दी है, लेकिन जंग खत्म होते ही ना वो सारी कौम तरक्की के ऊपर लग गई। आज वियतनाम की इकोनॉमी दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज में से है। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, वो 600 से 700 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं, और वो हमसे छोटा मुल्क है। बिल्कुल तबाह हो गया था वो जंग में, और आज अमेरिका उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर वियतनाम में अमेरिका है, जिससे वो जंग करते रहे, और चाइना है जो उनका हमसाया है। हमने क्या गलती की और अफ़गानिस्तान ने क्या गलती की? हम अपनी कबाइलियत से, अपनी असबियत से बाहर नहीं निकल सके। पहली अफ़गान जंग के बाद हमने जिहाद की फैक्ट्री लगा ली। ये सिर्फ पख्तून कौम को नहीं गुमराह किया गया, पंजाब की कौम भी, सिंध के लोग भी, जनूबी पंजाब के लोग भी, और मेरे अपने ख़ानदान के लोग, फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब है। जिहाद इतना आम कर दिया गया, इतना आम कर दिया गया, उसको इतना ज़्यादा एक कहना चाहिए, इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, पॉपुलर स्लोगन हो गया। जो जवान बच्चे थे वो शहादत या गाजी बनने के चक्रों में घरों से निकल गए। मेरा बड़ा भाई चला गया अफगानिस्तान, अब फौत हो गए हैं, लेकिन ये दूसरे भाई हैं मेरे, जो पहले निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में गए, वो अलग हैं। ये उनसे छोटे थे लेकिन मुझसे बड़े थे। ये अफगानिस्तान ट्रेनिंग लेने चले गए, और वहाँ से ट्रेनिंग लेके उन्होंने कश्मीर जिहाद पे जाना था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन ट्रेनिंग जारी थी लोगों की, और उसामा बिन लादेन भी तब वहीं था। तो अब कश्मीर पे हमने जिहाद शुरू करना था, जो हुआ फिर 1989 में। जैसे ये ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह हुआ, उसके बाद असलम बेग आए। तो खैर ये एक हमारा जहन ऐसा बन गया जिसमें कौम की एक नौजवान नस्ल को ये बता दिया गया कि ये जिहाद है, आप इसमें झोंकें। अभी भी खैर उसके बाद ये मसला हो गया। अब फिर उसके बाद जब 9/11 हुआ, जब अमेरिका पे हमला हुआ, उसामा बिन लादेन पे, तालिबान पे इल्ज़ाम लगा, तो फिर दूसरी अफगान जंग शुरू हुई। अमेरिका ने हमला किया, अब अमेरिका ने हमला कर दिया, पहले रशिया ने हमला किया था। अब वही जिहाद अमेरिका के खिलाफ शुरू हो गया। पहले वही जिहाद में अमेरिका पार्टनर था, अब अमेरिका दुश्मन है। अब उसमें फिर जाहिर पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा है इस सब में। रशिया इन्वेड करे तो भी हमारा रोल रहेगा, अमेरिका इन्वेड करे तो भी हमारा रोल रहेगा, हमारे लोग मरेंगे। हमने या अफगानिस्तान के लोगों ने वियतनामियों की तरह नहीं सोचा, अक्ल से नहीं सोचा। हमें जंग का ऐसा एक टीका लगा दिया गया, जंग के खुमार का, और ये जाहिर करने का कि जी जंग और जिहाद ही कामयाबी की अलामत है। तरक्की, मुआशी तरक्की, या आपकी
जो आपके पास पैसा हो, लोग पढ़े लिखे हों, सुलझे हुए हों, इस तरह नहीं हमने दुनिया में अपना मुकाम बनाने की कोशिश की। हमने कहा प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देते हैं, जो मैंने अभी प्रॉक्सी वॉर की शुरू की। पूरी कौम लड़ी थी ना वियतनामीज, उन्होंने कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं शुरू की, उनको ग्रुप्स नहीं बनाए। यहाँ पे हमारे जो अरबाब इख्तियार थे, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, उन्होंने प्रॉक्सीज बनाई इन सब कामों के लिए, जिससे एक दोहरी पॉलिसी से अवाम कंफ्यूज, कौम कंफ्यूज, नौजवान कंफ्यूज, और हमारा फोकस एक तबका बहुत ज्यादा अमीर होता गया क्योंकि वो वॉर इकोनॉमी का बेनिफिशियरी था, एक तबका गरीब होता गया क्योंकि उसने बम धमाकों का सामना करना था, उसने उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, उनके बच्चे जिहाद में जाते रहे। तो ये जो हमने 45 साल में अपना सर रेत में दिए रखा, खास तौर पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले थे, जो हमारी रूलिंग इलीट थी, उन्होंने इस कौम को गुमराह किया। अच्छा, हमने बीच में एक ये भी सुना स्लोगन कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। नथिंग इज ऑल राइट। आई थिंक मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें आप जज्बाती होने की, तो मैं ये समझता हूँ कि एक दिमाग जो है ना, ये चंद दिमाग, वो पूरी कौम के दिमाग पे भारी नहीं होते। आवाज़े खल्क नकारा खुदा होता है। ये तो हमारे दीन की भी तालीम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शूरा, मजलिस शूरा थी उनकी, मुशावरत करते थे लोगों से कोई फैसला। उनको तो अल्लाह के नबी को तो किसी से पूछने की या मुशावरत करने की, मशवरा करने की जरूरत तो नहीं थी ना। उन्होंने मिसाल कायम की कि अल्लाह का नबी ने मिसाल हमारे लिए कायम की थी। ये हमारे जो आइंस्टाइन बैठे हुए हैं ना, इनकी अकलों पे जो पर्दे पड़े हुए हैं, इनके लिए थी मिसाल कायम की गई कि आप मेरे बाद जो दौर आएगा तो मैं ये मिसाल कायम करूं कि आप लोग मुशावरत से काम कीजिएगा। यहाँ चंद एक खोपड़ियां बैठती हैं किसी कमरे में और वहां वो डिसाइड करती हैं कि पूरी कौम को स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत है, तालीम की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत नहीं है। आप यूरोप नहीं देखते कितनी जंगें लड़ी, कितने करोड़ लोग मारे गए 2 वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने बॉर्डर्स अपने खोल दिए, अपने बॉर्डर्स नरम कर दिए। उन्होंने कहा हम सब एक बन जाएंगे। नहीं बनेंगे एक, सबकी जुबान भी अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबके ममालिक अभी भी अलग हैं, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए अपने आप को एक ब्लॉक बना लिया। हमने नहीं ये होने दिया, क्यों? हमारी जो खोपड़ियां है ना आइंस्टाइनों की, जो कहते हैं वहां जाके एवरीथिंग विल बी ओके, सिंगल खोपड़ी थी ना, 2 खोपड़ियां होंगी, 3 होंगी, तो उसमें भरा क्या था वो नजर आ रहा है ना हमें। तो पूरी कौम मिलके आप फैसला करें कि हमने, और अफगानिस्तान से मिलके फैसला करें। स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपके दिमाग में घुसी हुई है, दिमाग कहना नहीं चाहिए, खोपड़ी में घुसी हुई है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ फतह करके होती है, मोहब्बत से नहीं हो सकती, इकोनॉमी की तरक्की देके नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती कि आप वहां जाके इन्वेस्टमेंट करें, वो यहां आके इन्वेस्टमेंट करें, जैसे यूरोप कर रहा है, जैसे पूरा ईस्ट एशिया कर रहा है, जैसे अब सेंट्रल एशिया कर रहा है, जैसे गल्फ स्टेट्स कर रही हैं। ये यहां की खोपड़ियां अलग क्यों हैं? इसलिए कि यहां की खोपड़ियां एजेंट हैं अमेरिकियों की। इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहते, इस मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होने देना चाहते। नो, बट देयर वाज अ डायलॉग पॉलिसी, देयर वाज अ डायलॉग पॉलिसी, तो वो आप कह रहे हैं कि वो ठीक थी। डायलॉग देखें, डायलॉग का मतलब क्या होता है? दो अतराफ के दरमियान। हाँ। ठीक है, उधर से क्या आ रहा है, हम दे रहे हैं, उन्होंने क्या, वो क्या दे रहे हैं इन रिटर्न। दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आपने उनको लाना है यहाँ पे, ये किया ना आपने। इमरान खान ने, कमर जावेद बाजवा ने और फैज ने क्या किया? उन्होंने कहा जी 45,000 लोगों को यहाँ लाके बिठा दो, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, जंगजू हैं, ट्रेंड हैं, उनके पास हाई क्वालिटी वेपन्स हैं, इक्विपमेंट है। ठीक, कौन सी कौम ऐसे करती है? इतने लोगों को लाके अपने मुल्क में, आपने पूरी दुनिया में एक एग्जांपल मुझे दे दें। ये खोपड़ियां जितनी बैठी हैं ना आइंस्टाइनों की, मुझे पूरी दुनिया से एक एग्जांपल ऐसे निकाल दें कि एक ट्रेंड वॉरियर, जो जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, 45,000 को आप लाके असले समेत मुल्क में बिठा दें, और आप सोचें फिर कि अब एवरीथिंग विल बी ओके। विल इट बी ओके? आप लाना तो चले, मैं कहता हूं चले लाना था, आप डी वेपनाइज करते सबको।